नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अलंकार। इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और हर अलंकार के लिए जो है ट्रिक और जितने भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये बिल्कुल मास्टर वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको अलंकार कहीं भी कभी भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा या PDF जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर सुविधा जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई अलंकार के इस टॉपिक को। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अलंकार का पूरा चार्ट। इस चार्ट को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पर मैंने अलंकार के जो भेद होते हैं और कौन सा अलंकार किस भेद के अंतर्गत आता है, ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अलंकार की जो कविता होती है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जितने भी आपके अलंकार होते हैं सब कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए विथ उदाहरण और बिल्कुल अलग अलग मैंने आपको उदाहरण के साथ अलग अलग रंगों के साथ यहाँ पर दिखाया है। और बिल्कुल ट्रिकी वीडियो ये आपका होने वाला है और मास्टर वीडियो होने वाला है आपका, ठीक है। तो अलंकार के भेद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अलंकार जो है मुख्यतः तो दो ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके साथ ही साथ एक अलंकार भाई उभयालंकार भी होता है, जो हम लोग अभी जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहाँ पर आपका ये नहीं आता है। तो हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, शब्दालंकार क्या होता है भाई आपका और उभयालंकार क्या अर्थालंकार क्या होता है। और शब्दालंकार की बात करते हैं तो भाई शब्दालंकार देखिए आपका यहाँ पर शब्द अलंकार यानी कि शब्द से आश्रित जो अलंकार शब्द होते हैं वो आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार यानी कि जो अर्थों से शोभा बढ़ाते हैं किसी वाक्य, किसी शब्द की या किसी वाक्य की। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे अलंकार क्या होता है। बस यहाँ पर एक सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जान लीजिएगा शब्दालंकार में आपका अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, ये आप हमेशा पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वक्रोक्ति भी पढ़ाऊंगा पेपर में जो कि आता है और विवक्षा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अनुप्रास के अंदर में आपके ये जो छेका अनुप्रास आते हैं, लटा अनुप्रास आते हैं, वित्तीय अनुप्रास आते हैं, आत्य अनुप्रास आते हैं और सित्य अनुप्रास आते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और अर्थालंकार के अंतर्गत आप लोग उपमा पढ़ते हो, रूपक पढ़ते हो, उत्प्रेक्षा पढ़ते हो, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, ये सारे अलंकार। साथ ही साथ आपके मानवीकरण, व्यतिरेक, असंगति, दृष्टांत, जो आपके भ्रांतिमान, जो आपके अलग अलंकार बसते हैं। मतलब कि आपके ये समझ के चलो एक भी सिंगल पॉइंट आपको यहाँ पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारे अलंकार के बारे में बताऊँगा विथ ट्रिक और विथ ढेर सारा उदाहरण, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते हुए चलिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पर ट्रिकी कविता भी बनी हुई है, आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो। यहाँ से आपके 2-3 अलंकार जो आराम से याद हो जाएंगे। इसके अलावा और हर टॉपिक में आपको जो है ट्रिक बताता चलूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाषा, आप इसको एक बार पढ़ लो, बाद में इसको मैं अच्छे से समझाऊँ क्योंकि आप लोग अलंकार पढ़ लोगे तो ये ट्रिक आपके लिए और तब आसान होगा समझना। तो और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाया और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो छोटी सी कविता है, इसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं भाई अलंकार क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक पहले जान लो अलंकार क्या होता है। अलंकार देखिए 2 शब्दों से मिला है। कौन कौन से 2 शब्द आपके हैं, एक आपका अलम है, एक आपका कार है। अब यहाँ पर जो ये अलम शब्द है समझिएगा, इस अलम शब्द का मतलब क्या होता है, भूषण, सजावट, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी चीज़ को अलंकृत करे। और यहाँ पर जो अलंकृत करे और वह अलंकार है। जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, जैसे जितने भी आप लोग देखते होगे ना, औरत देखते हो, स्त्रियों को देखते हो, वो लोग जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं साज श्रृंगार के लिए, उसी प्रकार कविता जो होती है भाई, अगर नॉर्मल सी कोई कविता लिखो, बिल्कुल सीधे सीधे हम बोल रहे हैं तो कविता अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर हम उन कविताओं को, उन पंक्तियों को सुंदरता प्रकट करने के लिए हम लोग कुछ अलग से तत्वों का यूज करें जो उनमें सुंदरता लेकर आएँ, वही जो अलग से तत्व यूज करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है भाई अलंकार बेसिकली आपका क्या होता है। तो आप ये मान सकते हो कि अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो सिंपल से एक परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्दालंकार के बारे में। अलंकार के भेद में आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में भाई, शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ
किसी कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आता है। यानी कि किसके भाई, शब्द के प्रयोग के कारण, किसके प्रयोग के कारण भाई, शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्द को बदल कर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आपके जो मुख्य शब्दालंकार होते हैं वो आपके अनुप्रास, यमक और श्लेषी होते हैं। जो आपके मुख्य होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेषी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अनुप्रास के अंदर में जो आते हैं और इनके अलावा जो शब्दालंकार के अंदर में जो आते हैं वक्रोक्ति और विवक्षा, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। भाई अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास, यहाँ पर देखिए अनुप्रास में जो आपका ये अनु शब्द है, अनु शब्द है, इसका मतलब समझिएगा। अनु शब्द का मतलब होता है बार बार। क्या होता है भाई इसका मतलब? अनु शब्द का मतलब होता है बार बार। और प्रास जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा, प्रास का मतलब होता है वर्ड। प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ड, यानी कि बार बार प्लस वर्ड, दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ अनुप्रास। और यानी कि जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आए, यानी कि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो या बार बार आवृत्ति के कारण वहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। छोरटी है गोरटी या चोरटी है अहिर की, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए, या सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई व्यंजनों की जो आवृत्ति है, सा की आवृत्ति देखा जाए तो देखिए एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए टा की आवृत्ति जो है कितनी बार हुई है? एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका पहला वर्ड ही हो, आपका आखिरी, किसी शब्द का आखिरी वर्ड भी आपका हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ले लेता हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो माँ, देखिए माँ की आवृत्ति कितनी बार हुई है? सा की आवृत्ति देखिए कितनी बार हुई है। इसी तरह विमल वाड़ी ने वीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। यहाँ पर देखा जाए तो वा की आवृत्ति देख सकते हैं और का की आवृत्ति देख सकते हैं, एक से अधिक बार हुई है। यानी कि एक वर्ड की आवृत्ति हो रही है, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक वर्ड की आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है तरिन तनुज तर तमाल तरुवर बहु छाए। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जहाँ पर एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर आपका सिंपल सा ये वाला अलंकार यानी कि अनुप्रास वाला अलंकार जो है आपका देखने को मिलता है। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार के भेद से आपके पेपर में तो नहीं बनता है, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या होता है, कैसे होता है, जिससे मान लो आपके पेपर में आ जाए तो एटलीस्ट गलती करके ना हो लोग वहाँ पर, आप लोग वहाँ पर। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में देखिए एक होता है छेका अनुप्रास, एक आपका लटानुप्रास होता है, एक आपका वृत्त्यानुप्रास होता है, एक आपका अंत्यानुप्रास होता है, एक आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर छेकानुप्रास, देखो छेकानुप्रास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, देख सकते हैं यहाँ पर पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कहत कहत परदेसी की बात, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। भाई नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, कहत कहत परदेसी की बात, दो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कहत कहत दो बार आया है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, यहाँ पर देखा जाए तो नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया। तो यहाँ पर एक किसकी, एक से अधिक अक्षरों की बार बार जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखिए वृत्त्यानुप्रास की बात करते हैं, देखिए पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यानी कि अनुप्रास ही है लेकिन एक ही पंक्ति में और एक ही शब्द बार बार आ रहा है। देखिए रा 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 बार बार आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। लटानुप्रास में क्या होता है, एक शब्द की, देखो अभी तक छेका में और वृत्त्या में क्या था, एक यहाँ पर एक वर्ड आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पंक्ति में एक शब्द बार बार आना, जैसे यहाँ पर भी शब्द को काट दो, थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा। एक वर्ड जब बार बार आता है तो वहाँ पर एक वर्ड, या इसको मान सकते हैं कि व्यंजन जो होता है, ठीक है, व्यंजन याद रखिए, जैसे राप का एक व्यंजन है तो एक व्यंजन बार बार आ रहा है। और लटानुप्रास में क्या होता है, एक पूरा का पूरा शब्द ही बार बार आता है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका लटानुप्रास हो गया। अंत्यानुप्रास में क्या होता है,
पंक्ति में अंतिम अक्षरों में समानता होती है, जैसे मागी नाव ना केवटू आना, कहीं कहीं तुममा मरम न जाना। तो यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट के जो वर्ण हैं इनमें क्या है, तुकबंदी हो रही है, समानता हो रही है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आराम से एक दो बार पेपर के पहले देख करके चले जाइएगा। श्रुत्यानुप्रास की अगर हम बात करते हैं तो पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आए, जैसे यहाँ पर दिनांत था दे दिननाथ दूपते, यानी कि यहाँ पर ता वर्ग की बात करते हैं। ता वर्ग में ता था दा धा ना आता है ना, देखो दा हो गया, ना हो गया, ता हो गया, था हो गया, ये एक ही वर्ग के वर्ड है ना। तो जब किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्ड बार बार आते हैं तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। तो आई होप अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये जो आपके पांचों अलंकार आते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर सारा का सारा इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अनुप्रास के बाद हम लोग बढ़ते हैं यमक के बारे में, श्लेष के बारे में। तो यमक अलंकार क्या होता है, देखो यमक की अगर हम बात करते हैं तो यमक समझिएगा जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए। यमक में क्या होता है भाई, एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए, लेकिन उनके जो अर्थ हों आपके क्या हों, अलग अलग हों। समझिएगा, एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर एक मैं तुमको, ये तो नॉर्मल एग्जांपल आपके लिए दिए गए हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई बॉलीवुड का एक गाना है, बॉलीवुड के गाने की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई, सजना है मुझे सजना के लिए। आपने सुना होगा ये गाना, सजना है मुझे सजना के लिए, आपने सुना होगा ना। अब इससे समझेंगे ना, थोड़ा सा आपके लिए दिमाग में आप इस गाने को याद रखते हैं तो आपको एक थोड़ा सा परिभाषा में से याद रहेगा। अब सजना है मुझे सजना के लिए अगर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिएगा, अब एक सजना जो है आपका क्या है, जो सजते हैं संवरते हैं वो है, और सजना के लिए जो दूसरा वाला सजना दिया गया, इसका मतलब जो उसके प्रियतम होते हैं उनके लिए आया है। तो यहाँ पर दो बार एक ही वर्ड आया लेकिन उनके अर्थ जो हैं आपके अलग अलग हो गए। तो यही आपका अलंकार होता है भाई, यमक वाला अलंकार, ठीक है। अब तो याद रखोगे ना, एक ऐसे परिभाषा होती है, कनक कनकते सौगुनी, अभी आके मिलेगा आपको, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर कनक वर्ड देखिए दो बार आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा, यानी कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि जो अगर आप कोई इंसान सोना पा जाए या धतूरा पा जाए, खा ले भाई, बहुत सारा सोना एक साथ किसी इंसान को मिल जाए तो भी वो पगला जाता है, पागल हो जाता है, और धतूरा कोई खा लेता है तो भी वो पगला जाता है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इसी तरह यहाँ पर एक देखिए दिया गया है, कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर एक इसकी बात करते हैं, कह कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो आपका ये उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर उदाहरण में क्या है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो कह कवि बेनी बेनी, यहाँ पर बेनी बेनी देखा जाए तो कितनी बार है भाई, दो बार है। बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। पहली बार जो आपका ये बेनी लगा है वो आपका नाम है, कह कवि बेनी, बेनी प्रसाद आपके हैं, तो बेनी आपका एक नाम दिया गया है। और दूसरी बार जो बेनी आया है इसका मतलब होता है चोटी। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका चोटी होता है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए। इसी तरह देखो पहली पंक्ति में भी आपका यमक अलंकार है, दूसरी पंक्ति में देखा रति रति शोभा सब रति के शरीर की। देखो इनमें यहाँ पर रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। अब ये जो स्टार्टिंग का पहला आपका रति रति दिया गया है, इसका अर्थ है रत्ती के समान, यानी कि जरा जरा सी, रत्ती के समान जरा जरा सी। और आपके यहाँ पर जो लास्ट दूसरे स्थान पर रति का प्रयोग किया गया, इसका मतलब आपका कामदेव वाला जो रति होता है, कामदेव वाली रति की भी बात की गई है। तो यहाँ पर देखा है दोनों पंक्तियों में आपको यमक अलंकार देखने को मिल जाएगा। एक और ऑप्शन देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखा जाए तो घटा वर्ड देखिए दो बार आया है। घटा वर्ड कितनी बार आया भाई, दो बार आया है। एक घटा का मतलब क्या होता है समझिएगा, एक घटा का मतलब होता है जो बादल, बादल में काली घटाएं होती हैं वो बादल, और एक घटा मतलब घट जाने वाला, जैसे घमंड कम हो गया, घट गया, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और दोनों घटा के शब्द जो है आपके अलग अलग हो जाएंगे। एक काली घटा यानी कि काला बादल, एक घमंड घटा है घमंड कम हो गया। और इसके अलावा कनक वाला मैंने बता दिया था। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर माला फेरत जुग भया, ध्यान से देखिएगा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर।
अब यहाँ पर देखा जाए तो मन कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो ये मन का दिया गया है, पहले ये वाला जो मन का आया है, दूसरी पंक्ति की बात हो रही है। दूसरी पंक्ति में इस मन के का मतलब है कर का मन का डारी दे, माला का दाना। और जो लास्ट वाले में इसमें जो ये मन का आया है, यानी कि मन मतलब हृदय, दिमाग, मन का, हृदय का हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे क्या कह रहा है। ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर देखो 3 बेर और 3 बेर, एक 3 बेर है आपका क्या है, 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स वाला है, यानी कि 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती है, यानी कि बेर मतलब एक फल नहीं होता, फल, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों बेर के अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने बीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। समझिएगा भाई, यहाँ पर देखा जाए तो बरछी शब्द देखा जाए तो बरछी शब्द यहाँ पर अलग अलग आए हैं, और दोनों बरछी के आपके जो अर्थ हैं, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, दोनों बरछी के जो अर्थ है आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक यमक अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यमक अलंकार में एक चीज़ आपको समझ में आ गया ना, एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ जो है आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल, एक आपके एग्जाम्पल पेपर में कई बार आता है, मैं बता देता हूँ। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, तू मोहन के उर्वशी है। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, उर्वशी समान। अब समझिएगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो ये उर्वशी 2 बार आया है। एक उर्वशी मतलब हो तुम मोहन के उर्वशी, यानी कि तुम मोहन के हृदय में बसी हो। उर्वशी यानी कि जो उर्वशी अप्सरा है ना, उसकी बात हो रही है, उर्वशी के समान। तो यहाँ पर उर्वशी के अर्थ जो है आपके अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा तेरी बरछी ने यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, बरछी का मतलब एक हथियार होता है, एक बरछीने यानी कि प्राण लेने वाली की बात हो रही है। 3 बेर खाती हो गया है, कभी बेनी वाला भी हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला टॉपिक श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार की हम बात करते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके अर्थ चिपके हुए हों, या दूसरे शब्दों में समझो कि एक कोई काव्य दिया गया है, उस काव्य में एक शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग हो। ठीक है, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, 2 या 2 से अधिक अर्थ वो आपका वो वहाँ पर निकाल करके उसका देता हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब इसके लिए एक ट्रिक याद रखोगे, देखो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या होता है, ये पंक्ति में सभी शब्द अलग होते हैं। ठीक है, पंक्ति में जो सभी शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये ट्रिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी और भी मिलेंगे, ये सब ऐसे मान के चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर आपको याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ट्रिक क्या ही करोगे, श्लेष अलंकार के इतने एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, इतनी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कभी उसके बाहर कुछ भी देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर मंगा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो ये पट दिया गया है, पट देत बार बार, तो इस पट की अगर हम बात करते हैं तो इस पट के अर्थ अलग अलग हैं। इस पट की अगर हम बात करते हैं तो एक इसका अर्थ निकलता है किवाड़, और एक अर्थ आपका निकलता है वस्त्र। ठीक है, एक पट आपने वस्त्र का पर्यायवाची भी पट पढ़ रखा होगा, एक किवाड़ भी अर्थ निकलता है। तो मंगा को देख पट देत बार बार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर जो इस वाली पंक्ति में जो लास्ट में जो पानी आया है, देखो सिर्फ इसी पंक्ति की हम बात करेंगे, पहले वाली पंक्ति में श्लेष अलंकार नहीं है, नहीं तो आप कहोगे सर यहाँ पानी 3 बार आ गया है। तो इन पानी की बात नहीं हो रही, इस वाले पानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये पानी दिया गया है इसके 3 अर्थ है, एक चमक है, एक जल है, एक आपका इज्जत है। यानी कि मोती की चमक भी चली जाती है, मनुष्य की इज्जत भी चली जाती है, और यहाँ पर चून मतलब पानी, चूने का जल भी खत्म हो जाता है, पानी की वर्ड में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। तो यहाँ पर जो जीवन शब्द आया इसके 2 अर्थ हैं, एक तो आपका जीवन यानी कि पानी, एक आपका जीवन यानी कि उम्र वाली बात हो रही है। तो यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ जो है आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल मतलब एक पुत्र की बात हो रही है, यहाँ पर एक रत्न की बात हो रही है। ठीक है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखेंगे, कहाँ उच्च व शिखर
काल का जिस पर अभिविलय, यहाँ पर जो ये काल आया है, काल का मतलब जो टेंस होता है, समय होता है, एक आपका यमराज, काल होते हैं काल, ऊपर वाला जो काल होता है उसकी बात हो रही है, यमराज आया है। इसी तरह एक दिया गया है चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। तो यहाँ पर जो ये सुवर्ण के दिया गया, देखो सुवर्ण के दो अर्थ हो जाएंगे, एक आपका अक्षारंग, एक आपका सुनार। तो चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार, तो यहाँ पर अक्षारंग और सुनार की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी एक शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ जो है आपके अलग अलग हैं। इसके अलावा एक आपका होता है, एक और एग्जाम्पल कई बार आपके पेपर में आया है, को घटिये वृषभानुजा वे हलधार के भीर। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लिख करके, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। को घटिये वृषभा, यहाँ पर एक वर्ड आता है वृषभा, वृषभानुजा। ठीक है, वृषभानुजा एक वर्ड आता है, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा के दो अर्थ होते हैं, एक आपका राधा होता है और वृषभा अनुजा का मतलब होता है बैल के बहन, बैल की जो बहन यानी कि गाय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक दो वर्ड हो जाते हैं। तो सिंपल सा श्लेष अलंकार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए, तो श्लेष अलंकार आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अर्थालंकार के, एक मिनट रुक जाइए, चलिए, बीच में ये वक्रोक्ति आ गया है। वक्रोक्ति को विवसा को हम पढ़ना शायद बीच में छोड़ दिए थे, बट बता देता हूँ, ये वक्रोक्ति जो होता है, चलो इसको मैं बीच में आपको बताया नहीं, बट फिर से यहाँ पे इसको बता देता हूँ। ये वक्रोक्ति जो है आपका ये शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। और ये आपका जो विवक्षालंकार है ये भी शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। तो ये बीच में छूट गया था, बट पढ़ लो। वक्रोक्ति जो होता है, जब कहने वाला अपनी बात किसी अन्य आशय से कहे पर सुनने वाला दूसरा आशय निकाले। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और मतलब से मैंने आपसे बोला, लेकिन मतलब आपने जो मेरी बात आप लोग सुन रहे थे वो आपने कोई और मतलब से निकाल लिया। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आप आइए तो, मतलब आप आइए, मेरा कहने का मतलब है आप आइए, और लेकिन आप आइए तो इसका मतलब आपने मतलब आप नहीं आइए। तो कभी कभी होता है ना कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हो जिसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला मतलब कुछ और निकाल लेता है। उसी वजह से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार बना है, और वक्रोक्ति अलंकार यहीं पर होता है। इसी तरह एक आपका है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। अपर मतलब होता है भाई बिना पंख वाला, और एक अपर का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पर कोई हमने पूछा भाई एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। तो भाई मैं एक कबूतर हाथ देख में, मतलब जैसे कोई मैंने ये बोला कि भाई मेरे हाथ में एक कबूतर है और दूसरा पूछ रहा है कि अपर कहाँ है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई दूसरा कबूतर कहाँ है, मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है। एक हाथ में एक कबूतर है, दूसरा कबूतर कहाँ है, लेकिन सामने वाला क्या समझ रहा है कि बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है, मतलब बिना पंख वाला कहाँ है, मतलब अपर कहाँ है, बिना पंख वाला कबूतर कहाँ है। तो ये हो गया इसका मतलब वक्रोक्ति अलंकार। इसी तरह आपका एक विवक्षा अलंकार होता है। विवक्षा का मतलब होता है दोहराना। विवक्षा का अर्थ क्या होता है भाई? दोहराना। जब मनोभाव प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं। ठीक है, जैसे छी छी, चुप चुप, राम राम, यानी कि बार बार, ऐसे जब आपके मनोभाव प्रकट करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट याद रखिए कि ये दोनों शब्दालंकार के अंतर्गत ही आते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यमक पढ़ा दिया, श्लेष पढ़ा दिया, और शब्दालंकार के अंतर्गत और जितने भी होते हैं सारे मैंने आपको पाँचों के पाँचों आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अर्थालंकार की तरफ। अब देखो अर्थालंकार क्या होता है, समझो भाई। जैसे शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से वाक्यों में जो है चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वैसे अर्थालंकार जो होते हैं अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उस चमत्कार या सौंदर्य के लिए एक शब्द के बदले उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ऐसे समझो कि मैंने मतलब कोई वर्ड बोलना है, आपने मतलब एक नॉर्मल वर्ड में बोल दो, अब वहीं पर उसका पर्यायवाची कोई ऐसा वर्ड ले लो जिसका अर्थ लोगों को ज़्यादा नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा सुनने में लगता है हाँ भाई ये पढ़ा लिखा लोग है, कोई किसी पढ़े लिखे लोग ने इस कविता को बनाई है या इस लाइन को बोला है। ऐसा होता है जैसे शशि थरूर, क्या है, शशि थरूर की बात करते हैं, क्या बोलते हैं कि उनकी इंग्लिश काफ़ी अलग होती है, उनकी इंग्लिश के अर्थ निकालने के लिए आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके पर्यायवाची का यूज किया, उसके सिनोनिम्स का यूज किया, वही यहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार को पढ़ने से पहले ना हम लोग उपमेय के बारे में, उपमान के बारे में, वाचक शब्द के बारे में, सामान्य धर्म के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तब अर्थालंकार पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि उपमेय क्या होता है। तो उपमेय होता है क्या, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं।
या आप ऐसे कहो उपमेय की अगर हम बात करते हैं, जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय होता है। और उपमान को आप समझ सकते हो जिसकी तुलना की जाए। समझ में आए भाई? उपमान की बात करते हैं जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर देखो एक होता है जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, आप ये समझिएगा, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे उपमेय की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है जिसकी तुलना की जाए, यानी कि एक मान लो एक मोबाइल है आपका एप्पल का, एक मोबाइल है आपका सैमसंग का। तो सैमसंग की तुलना हम लोग एप्पल से कर रहे हैं, तो सैमसंग की तुलना हम लोग एप्पल के मोबाइल से कर रहे हैं, तो सैमसंग उपमेय हो गया और एप्पल आपका उपमान हो गया। और यहीं पर अगर हम बात करें, देखिए एप्पल से कर रहे थे तो यानी कि एप्पल से कर रहे हैं तो से आ गया ना, तो ये उपमान हो जाएगा और ये सैमसंग क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो आई होप अब उपमेय में और उपमान में कभी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपका होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म होता है जिससे दोनों व्यक्तियों की या दोनों वस्तुओं की तुलना की जाए। एक आपको एक ऐसा मान लो एक जैसे मैंने सैमसंग और एप्पल लिया था, अब सैमसंग एप्पल की तुलना किसी और चीज़ से की जा रही है, तो उस चीज़ से हम सैमसंग और एप्पल की जो तुलना कर रहे हैं वो जो थर्ड वाला चीज़ है वो आपका सामान्य धर्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक होता है आपका दोस्तों वाचक शब्द। अब वाचक शब्द मतलब होता है आपका सा, सी, से, जैसा। अब वाचक शब्द अभी आपको एक अलंकार में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको एक आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, पहला आपका है ये हो गया। अब यहाँ पर उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ये तीन अलंकार हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इनमें अंतर जान लो क्या होता है। उपमा अलंकार में दो चीज़ों की तुलना की जाती है, समझ लो भाई। उपमा अलंकार में दो चीज़ों की तुलना करते हैं, रूपक अलंकार में दो चीज़ों को एक कर देते हैं। समझिएगा, उपमा अलंकार में हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ों की तुलना की जाती है। ठीक है, दो चीज़ें उनकी तुलना कर रहे हैं। और रूपक अलंकार में क्या करते हैं, दोनों चीज़ को एक रूप बनाते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराही, चरण रूपी कमल, यानी कि चरण और कमल को तुलना नहीं कर रहे हैं, एक रूप बना दे रहे हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करते हैं, कि सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ आपके समान हैं या नहीं है। तो ये तीनों होता है। अभी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, और कुछ ट्रिक भी आपको बताते हुए चलेंगे जिससे और मज़ेदार आपके लिए ये जो तीनों अलंकार है आपके हो जाएंगे। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना। अब देखो ऐसे अगर लिखा रहता है ना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो मतलब समझ ही नहीं आता क्या कहना चाह रहा है ये, जिसने भी ये परिभाषा बनाई है वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब समझो भाई, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, हटाओ भैया इन सबको, क्या फालतू का लिखा हुआ है, अपने हिसाब से समझो। जहां उपमेय क्या होता है, जिससे तुलना। उपमेय क्या होता है भाई, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। यानी कि आप ऐसे समझो, दो चीज़ हैं, अब दो चीज़ों को हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि दोनों चीज़ जो है एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों चीज़ जो है आपकी एक ही चीज़ है। तो वहाँ पर हम हमेशा याद रखिएगा, दो चीज़ों को हम लोग समान बनाने की जब कल्पना करते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये परिभाषा भूल जाओ, परिभाषा से आप लोग क्या ही समझ पाओगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, हटा दो भैया इन सबको। उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसे समझो, जहाँ पर दो चीज़ों को हम लोग समान होने की कल्पना करते हैं, दो चीज़ एक ही जैसी हैं, उनके समान होने की कल्पना करते हैं। अब इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या होता है, संभावना व्यक्त करने के लिए बीच में आपको जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनहु, ज्यों त्यों, ऐसे शब्द आपको इन जो पंक्तियां हैं, जो आपको पंक्तियां मिलेंगी, ऐसे शब्द आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपका गलती नहीं होगा। जनु जानो, मनु मानो, जनहु, ज्यों त्यों, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मुख मानो चंद्रमा है। अब देखो मुख मानो चंद्रमा है। अब देखो हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मुख का चंद्रमा से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मुख को चंद्रमा के समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मुख मानो यहाँ पर बीच में आ गया। देखिए मानो शब्द मैंने आपको बताया था बीच में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो आ गया, देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। यानी कि यहाँ पर भी देखा जाए तो मानो आ गया, और हवा के जोर से यानी कि कल्पना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, एक सिंपल सा संभावना व्यक्त की जा रही है कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जो है जग गया।
समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा उत्प्रेक्षा अलंकार तो कभी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसे वर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नील मणिशैल पर आत्म परियो प्रभात। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका मनो यानी कि फिर से एक संभावना व्यक्त की जा रही है, मनो आ गया। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ रहा है सभी को ना। इसके अलावा यहाँ पर फोर्थ वाला देखेंगे, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण का रंग घड़ा। यहाँ पर भी देखो मानो शब्द आ गया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो बहुत ही आसान है आपका समझना। एक और दिया गया है, पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई। तो यहाँ पर भी मनु शब्द आ गया। तो बस इन शब्दों को बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब तो उत्प्रेक्षा अलंकार में गलती नहीं होगा ना, समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उपमा अलंकार। रात को 8 बजे डेली लाइव टेस्ट भी चलता है, ठीक है। तो लाइव टेस्ट भी आप लोग डेली 8 बजे रात में चलता है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देखिएगा, उपमा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए। उपमा अलंकार समझो क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस परिभाषा को अगर हम लोग हटा दें, अपनी एक परिभाषा बनाएं या अपनी तरफ से सोचें, उपमा अलंकार क्या हो सकता है। तो उपमा अलंकार में कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जो उपमेय होता है, जो आपका जिसकी तुलना की जा रही है, उसकी जिससे तुलना की जा रही है उससे समानता व्यक्त हो रही है। यानी कि जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, समझ लो। इस परिभाषा को हटाओ, नई परिभाषा हमने क्या बताई, जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी नए दूसरे अन्य व्यक्ति वस्तु से कर रहे हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार का ट्रिक क्या होता है, इसमें एक ट्रिक सिंपल सा क्या होता है कि पंक्ति में योजक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। ये योजक चिन्ह जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपके कुछ वाचक शब्द सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, ये याद रखिएगा, ये कुछ आपके वाचक शब्द हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं उपमा अलंकार में। ये आपका एक ट्रिक हो गया। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा क्या हो जाएगा। आप देखो कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये आपके जैसा, सा, सी, से, सम, सदृश, कभी कभी यहाँ पर एक मैंने नहीं लिखा है जैसा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी। अब देखो फूल सी कोमल यानी कि फूल से तुलना किया जा रहा है उस कोमल बच्ची का, ठीक है। सी यहाँ पर आगे वाचक शब्द आ गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, तो यहाँ पर देखिए से आ गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऐसे आप लोग वाचक शब्द ढूंढो, सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जैसा, आपको आराम से ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा तब तो बहता समय सिला सा जम गया, यानी कि जो समय है उसकी तुलना शिला से की गई है। समय जो बहता समय जो है शिला सा जम गया, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो तुलना करते हैं हमेशा, जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु की तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कमल सा कोमल गात सुहाना, कमल सा यहाँ पर देखिए आ गया है। तो सा की अगर हम बात करते हैं फिर से यहाँ पर सा आ गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल, हरिपद की तुलना कोमल कमल से की गई है, तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। और पीपर पात सरिस मन डोला, भैया पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस यहाँ पर आया है, तो सरिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से वही आ गया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका सरिस आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा सरिस मन डोला, यानी कि पीपर पात, यानी कि पीपर का जो पत्ता है वो सरिस मन डोला, उसके मतलब मन के समान डोल रहा है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार की एक सिंपल सी परिभाषा क्या होगी, जहाँ पर किसी व्यक्ति किसी से तुलना की जाती है। इसी तरह अगला है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार पे क्या होता है कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, परिभाषा तो इसे देखने को मिलेगा कि पता नहीं कहाँ हमने पढ़ लिया कि जहाँ उपमेय में उपमान की अत्यधिक समानता के कारण उपमान का उपमेय में अभेद आरोपण कर दिया जाता है। हे भगवान, ऐसे कितना याद रख पाओगे इसको आसान शब्दों में समझने। भाई आपको वहाँ पे जाके थ्योरी नहीं लिखनी है, पेपर में आपको जाकर के थ्योरी नहीं लिखनी है कि आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा रूपक अलंकार का, आपको टिक करना है सिर्फ ना। तो इसका रूपक अलंकार की एक परिभाषा सिंपल से समझो, जहाँ पर दो व्यक्तियों वस्तुओं में इतनी समानता होती है कि अंतर करना ही मुश्किल हो जाए।
ठीक है, जहाँ पर दो व्यक्ति वस्तुओं में इतनी समानता देखने को मिल जाए, जहाँ पर अंतर करना ही मुश्किल हो जाए, वहाँ पर क्या होता है सर आपका रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर योजक चिन्ह देखिए यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, योजक चिन्ह होता है, बट वहाँ पर सा सी से सम सरिस ये सब देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना, आप देखो चंद्र खिलौना, चंद्र की तुलना जो है खिलौना से की गई है। एक और एग्जांपल देखेंगे, आए महंत वसंत, तो यहाँ पर देखा है तो योजक शब्द लगा हुआ है, तुलना मतलब तुलना क्या, इन दोनों को एक ही जैसा बना दिया गया है। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, भाग्य रूपी सागर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, देखिए चरण कमल जब आप लोग देखोगे ना तो चरण कमल, तो जो दोनों चीज़ एक दूसरे की समान बताई जा रही है उनके बीच में इस योजक चिन्ह का आपको यूज देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं बलिपथ का अंगारा हूँ, बलिपथ का, देखो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लग गया ना। ट्रिक काम कब आएगा सर जी, ट्रिक काम कब आएगा आपके, ये क्या हो गया आपका अलंकार हो गया रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाना सुनाने बॉलीवुड वाला आपका राम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, उसमें है ना पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा योजक अलंकार, योजक लगा है तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी तरह वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ध्यान से समझो भाई, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो चंद्रिका चादर, चंद्रिका रूपी चादर की बात हो रही है, बस इस योजक चिन्ह पर ध्यान दो। राम नाम मणि जी देहरी, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अब तो रूपक अलंकार में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, परिभाषा समझ में आ गया ना, परिभाषा समझ में आ गया, उदाहरण मैंने इतने सारे दे दिए, अब तो आपकी यहाँ पर गलती जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला को देखो, यहाँ पर अतिशयोक्ति है। देखो अतिशयोक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, क्या कहा जाए भाई, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल देखो ध्यान से क्या दिया गया है, भैया बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहाँ आप कहोगे, यहाँ पर मैंने कि बात पानी सर के ऊपर चला जाए आपके, ठीक है, पानी जो है आपके सर के ऊपर चला जाए, जब ऐसी बातें आपको लगती है जैसे कुछ लोग फेंकते बहुत ज़्यादा हैं, तो वही है। जैसे यहाँ पर एक आपने सुन रखा होगा, बचपन में सुन रखा होगा, हनुमान की पूँछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है कि हनुमान की जी पूँछ में लगना पाई आग, मतलब हनुमान जी अपनी पूँछ में जो आग लगी थी उससे सारी की सारी लंका जला दिए और गए निशाचर भाग, जितने राक्षस थे वो भाग गए। थोड़ा सा यहाँ पर अतिशयोक्ति देखने को मिलता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के, यानी कि कोई आंसू से पूरा का पूरा उनका जो पग है वो पूरा धोया गया, ये मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतर पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। समझ रहे हो ना कि भैया कि आगे नदी थी और घोड़ा जो है उसको कैसे पार करता, राणा ने इस बार सोचा, मतलब चेतक को ऐसा बताया गया था कि वो मन की शक्ति से भागता था, मतलब इतना तेज उसको बताया गया था, एक अतिशयोक्ति यहाँ पर बताया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके हो गए अतिशयोक्ति अलंकार। एक आपको मैंने ये बता ही दिया था, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अगला देखो यहाँ पर, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार तो भाई सिंपल सा है, जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए। देखो जब आप ये तो डेली आप मेरी क्लासेस को देख ही रहे हो, थ्योरी वाली 8 बजे जो लाइव क्लास चलती है ना उसको देखोगे तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलते रहेंगे, तो वहाँ पर आपके और जो चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तैयार होती रहेंगी, ठीक है। अगला यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अनियोक्ति अलंकार। बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है, बट समझ लो, पढ़ लो, अनियोक्ति अलंकार यहाँ पर आपके पेपर में कभी कभी आ जाता है। तो अतिशयोक्ति और अनियोक्ति में अंतर क्या होता है, अतिशयोक्ति में जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, समझो, यानी कि उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत होता है, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। अब देखो इसको, ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसको यहाँ पर ऐसे समझो भाई, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। आप ऐसे समझो कि एक चीज़ को यहाँ पर देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। माली यावत देख कर कलिया करिह पुकार, फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। समझो यहाँ पर क्या कहा गया है इन पंक्तियों में, माली कलिया फूल,
माली आवत देख कर कलिया कर है पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बारी। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि माली को आता हुआ देखकर जो कलियां हैं वो कहती हैं कि फूल फूल चुन लियो कल हमारी बार, आज जो है फूल वो चुन लिए गए, कल मेरी बारी है। तो यहाँ पर जो माली हैं, कलियां और फूल हैं, ये उपमान शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्या है, यमराज, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति का वर्णन किया गया है। यानी कि यमराज को की और जीवित व्यक्ति की और मृत व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि माली को बताया गया है यमराज, और कलियों को बताया गया है जीवित व्यक्ति, और फूल को बताया गया है मृत व्यक्ति। ठीक है, तो यानी कि यमराज को आता हुआ देखकर जो जीवित व्यक्ति है वो पुकार करता है कि मृत व्यक्तियों को आज तुम ले जा रहे हो, कल हमारी बारी आ जाएगी। समझ में आ गया ना। यानी कि अब यहाँ पर इस परिभाषा को समझो कि जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, यानी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी शब्द के माध्यम से किसी और के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल बस जाने रहो, एक दो एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आता अनियोक्ति अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विध्यो आगे कौन हवाल। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम पेपर में आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, याद रखिएगा ये आपका जो है अनियोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। इसकी तरह एक आपका अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मानवीकरण क्या होता है समझ लो। मानवीकरण का मतलब होता है जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर किसी को मानवीय रूप दे दिया जाए, आप ऐसे समझो, जहाँ पर किसी भी प्रकृति को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दिवावसान का समय, देख सकते हैं एग्जाम्पल जो मैंने आपका पहला दिया है कितना इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम में कितने पेपर में आ चुका है। दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पर पंक्तियों में देखा जाए तो शाम के समय की सुंदरता का वर्णन किया गया है और वहाँ पर मानवीय भाव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शाम के समय की सुंदरता का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर मानवीय संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यानी कि दिवावसान मतलब शाम की सुंदरता का वर्णन तो किया गया है, साथ ही साथ वहाँ पर सुंदर सी परी यानी कि मानवीय भाव का प्रयोग किया गया है। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है आए महंत बसंत। अब देखो आए महंत बसंत, अभी एक और एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर शायद देखने को मिला होगा। आए महंत बसंत आपको मैंने बताया था शायद, मैंने किसी एग्जाम्पल में तो आपको बताया था, चलो इसको इसी करो मैं बताता हूँ। आए महंत बसंत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन पंक्ति में बसंत ऋतु की आने की सुंदरता की तुलना महंतों के आने से किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार बसंत ऋतु में पीले गेरुए फूल खिलते हैं उसी प्रकार महंतों के वस्त्र भी उसी रंग के होते हैं। तो आए महंत बसंत जो है आपका किसके अंतर्गत आता है भाई, मानवीकरण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, इसी के अंतर्गत बताया, मैं वो दिमाग में वो चल गया, मैं पीडीएफ तैयार कर रहा था तो वहाँ पे मिला था। चलो अगला यहाँ पर देखो दिया गया है एक और एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब देखो मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ पर इन पंक्तियों में मेघ के जो उमड़ने का वर्णन है वो मानव के सजने संवरने से तुलना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा प्रतिमास, बेफायदा, बेकाम, ऐसे शब्द अगर आपके पेपर में आ जाए तो याद के रखिएगा, वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका सिंपल सा वही एक मानवीकरण अलंकार जो है होता है। मानवीकरण अलंकार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर मानवीकरण के बाद आपका होता है भाई विभावना अलंकार। विभावना का मतलब क्या होता है, परिभाषा जान लो और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल जान लो जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो। यानी कि जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, करु बिनु कर्म करे विधनाना, यानी कि बिना पैर के कोई चल रहा है, बिना कान के कोई सुन रहा है और बिना कर्म के कोई आपको विधि नाना आपका हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझिए जहाँ पर बिना कारण यानी कि बिना कारण के काम होता है, कारण के अभाव में कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिनु पगु चले बिने सुन काना। अगला यहाँ पर दिया गया भाई विरोधाभास अलंकार। कई बार आपके पेपर में यहाँ से एग्जाम्पल्स आते हैं तो इसलिए मैंने ढेर सारे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए दे रखे हैं। जैसे जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, यानी कि वास्तविक विरोध नहीं है वहाँ पर लेकिन विरोध का आभास सिर्फ होता है, वहाँ पर विरोधाभास होता है। जैसे आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हम हिम जल के, शून्य हूँ जिसमें विजय है पावड़े पल के। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर विरोध नहीं है लेकिन हमको विरोध का आभास हो रहा है। आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिम जल के। अब देखो हिम जल और आग
खुद ही समझो विरोध क्या हो सकता है, नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पर विरोध है। जैसे यहाँ पर अथाह पानी रखता है या सूखा सा गात्र। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया गया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब अगर आपके पेपर में एग्जाम्पल आता है तो दिमाग में सबसे पहले आपके आएगा कि ज्यों शब्द आ गया है, क्योंकि ज्यों त्यों मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा में आता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में उत्प्रेक्षा है तो ये आपका देखिए ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो यहाँ पर देखिए ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, क्या यहाँ पर क्या ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग इनके अर्थ की बात करते हैं तो क्या उत्प्रेक्षा निकल रहा है? क्योंकि उत्प्रेक्षा मैंने आपको क्या बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार में बताया था जहाँ पर बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, संभावना की जाती है कि दोनों चीज़ समान है, मुख मानो चंद्रमा है, मुख के समान चंद्रमा है। लेकिन यहाँ पर ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए में ऐसा कुछ देखने को, ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, यानी कि जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ रहा है वैसे वैसे उज्ज्वल, मतलब श्याम मतलब काला होता है, सांवला होता है, और यहाँ पर उज्ज्वल हो रहा है, यानी कि वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध का हमें आभास कराया जा रहा है। प्रेम एक मीठा जहर है, देखो प्रेम मतलब क्या होता है, प्यार होता है, और उसको मीठा जहर बताया जा रहा है, यानी कि विरोध का आभास हो रहा है। तो ये सारे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये विरोधाभास के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह कुछ और आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे संदेह अलंकार, पेपर में आपके ये भी आ जाता है। संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय के लिए दिए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय ना हो सके। जैसे आपका यहाँ पर सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी कि साड़ी के बीच में यहाँ द्रौपदी का चीरहरण उसकी बात हो रही है कि भाई साड़ी और वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। नग जुगनू या तारे बुझ ना पाए हारे, नग जुगनू या तारे, देखो कन्फ्यूजन है यहाँ पर, सिंपल सा संदेह बना हुआ है, नग जुगनू या तारे बुझ ना पाए हारे, यानी कि चाहे नग की बात करते हैं, जुगनू की बात करते, तारे करते हैं तो जगमगाते रहते हैं, लेकिन हमेशा कोई बुझ नहीं पाता है। तो वही बात हो रही है, यहाँ पर संदेह बना रहता है या निश्चय नहीं हो पाता है कि ये नग, जैसे आप अभी आसमान में जुगनू को देखो, नग को देखो या तारों को देखो, आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जुगनू बहुत अगर ऊंचाई पर है, जैसे जहाज़ जाता है, जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर देखो अगर वो हल्का हल्का लुकलुकाते हुए जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि भाई वो तो तारा है या जहाज़ है, कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को। इसी तरह अगला है, भूखे नर को भूल कर हरि को देत भोग, पाप हुआ या पुण्य, यह करु हर्ष या शोक, यह मुख है या चंद्र है, यह साप है या रस्सी है, यानी कि जैसे सांप को रस्सी समझ लेना, मुख को चंद्र समझ लेना, अब या पाप है हुआ या पुण्य, इन सबको पाप को पुण्य समझ लेना, करु हर्ष या शोक। देखो यहाँ पर कुल मिला के संदेह है हमको हर चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, बस ये आपका होता है संदेह अलंकार। इसी के साथ आपका एक होता है भ्रांतिमान अलंकार, ये भी पेपर भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो संदेह में हमको संधि होता है, ध्यान देखो, संदेह अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें निश्चय नहीं हो पाता है कि वो क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और इस एग्जाम्पल के ध्यान देंगे यहाँ पर कि नारी नहीं साड़ी है, साड़ी नहीं नारी है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि नारी विच सारी है कि नारी विच सारी है, यहाँ पर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मुख है या चंद्रमा है, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं सांप है या रस्सी है, इसलिए यहाँ पर संदेह है। और भ्रम में क्या होता है, हम लोग उसको सच मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिखा है सांप को रस्सी समझ लिया तो वहाँ पर भ्रांतिमान हो जाएगा, और हम संदेह में है कि भाई वो सांप है या रस्सी है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो ये अंतर होता है भ्रांतिमान में और संदेह अलंकार में, ठीक है, संदेह अलंकार में, ठीक है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यानी कि जान श्याम घनश्याम को, यानी कि श्याम जो है जो वन के मोर हैं किसी और को किसी और का मान करके जो है नाच उठते हैं। नारी नहीं साड़ी है, कोई मतलब नारी नहीं साड़ी है, साड़ी नहीं नारी है, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को एक भ्रम पैदा हो गया है, नारी नहीं भैया साड़ी है, साड़ी नहीं भैया नारी है, समझ में आ गया। तो ये भ्रांतिमान हो गया, ये आपका संदेह हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें थी। इसी तरह दृष्टांत अलंकार दिया गया, जहाँ उपमेय उपमान व साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। समझिएगा दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब यानी कि समानता का या असमानता का भाव होता है। जैसे बसे बुराई जासुतन
ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगर पेपर में आता है तो ये दृष्टांत अलंकार का है। नॉट इम्पॉर्टेंट अलंकार, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर में आपके यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पेपर में आता है कर ले जाओ। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा सॉल्व, तो वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे अलंकार के एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारे अलंकार की परिभाषाएं बताऊंगा, तो आपको ये सब चीज़ें और ज़्यादा तैयार होती हुई जाएंगी। इसी तरह एक आपका असंगति अलंकार होता है। 2-3 और अलंकार और बचे हैं, जान लो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर में आ सकते हैं। जब कारण और कार्य में संगति ना हो, जब कारण और कार्य में संगति ना हो, जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी कि घाव लक्ष्मण के हैं, दर्द राम को है। ठीक है, जहाँ पर कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। समझ में आ गया ना क्या होता है। इसी तरह आपका होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, जब कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए। क्या दिया गया भाई, जब कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता जो है उपमान से बताई जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे दिया गया है, का सरबरी तेहु देव मयंकु, चांद कलंकी वह निष्कलंकु, यानी कि मुख की समानता चांद से कैसे दूं, चांद में तो कलंक है जबकि मुख जो है आपका निष्कलंक है। यानी कि कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता जो है उपमान से, यानी कि जिसकी उपमेय की श्रेष्ठता, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसकी जिसकी तुलना की जा रही है उसकी श्रेष्ठता जो है उपमान से, यानी कि जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर मुख की समानता हम लोग चांद से कैसे करें, क्योंकि चांद में तो कलंक है जबकि मुख आपका निष्कलंक है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, पेपर में आता है तो गलती मत करिएगा। इसी तरह एक आपका प्रतीप अलंकार है, आखिरी अलंकार है, समझ लो भाई। प्रतीप का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतीप का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा होता है। जब उपमान को लज्जित कर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। मतलब ये समझ लो कि उपमा अलंकार का जो विपरीत होता है वो आपका प्रतीप अलंकार होता है। किसका विपरीत भाई, उपमा अलंकार का विपरीत। जैसे यहाँ पर सिय मुख समता किम करे, चंद्र वापरू रेकै, यानी कि सीता का मुख उपमेय है, उसकी तुलना चंद्रमा से नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के आपके इंपॉर्टेंट अलंकार थे वहाँ पर मैंने वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से बताई, वो आई होप समझ में आई होगी। जाते जाते यहाँ पर एक चीज़ है, एक बार ये वाला जो पर ये है इसको समझ लो, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास की भाष, यानी कि भाषा। अनुप्रास में क्या होता है, बार बार एक वर्ड आता है और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाए। यमक में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार यानी कि जोड़ा आता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों। भाई श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द होता है उसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके छोटी छोटी उसकी बात बताई जाती है, मतलब छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। और चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। रूपक की परिभाषा क्या होती है, चरण कमल को मतलब कि जहाँ पर एक दूसरे को एक रूप बना दिए जाए, दो चीज़ों में इतनी समानता हो कि वो एक जैसे हो जाते हैं, वो रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में कहते हैं एक दूसरे की तुलना करते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सा सी से सम सरिस मान लो, यानी कि एक चीज़ को तुलना करके दूसरी चीज़ बना देते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार जैसे आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक और ये हो गया पूरा पूरा आपका अलंकार खत्म। तो आपको ये वाला जो वीडियो है कैसा लगा, इन्हें मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी बहुत अगर आप मेरी तरफ से गलती वलती हुई है तो कोई भैया उसको माफ़ कर दीजिएगा। मेहनत करके आपके लिए वीडियो तो बनाता तो आप लोग शेयर जरूर किया करो। ठीक है, तो आज के ये क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से लाइव क्लासेस में और मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो से। आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर वर्क करना है, आप लोग जरूर बताइएगा, आपको जो क्लासेस है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो से इतना है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।